बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की दो अहम खबरें हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा आखिरकार रिटायर हो गए। उनके 13 माह का दौर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन आखिर में एक ऐसा खत लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिसने बहुत से सवालात उठा दिए। इसके साथ साथ बुशरा बीबी KPK पहुंची हैं। वहां सुना है कि पार्टी की क़यादत के लिए उन्होंने इजलास बुलाया है। देखते हैं क्या होता है, कोई नई तहरीक आती है या क्या मामला होते हैं। तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे। मेरे साथ मौजूद है शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और साथ साथ में ज्वाइन किया अली गौहर बलोच साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बलोच साहब, सर आप ही फरमाइएगा, काजी फायज ईसा साहब का दौर इख्तिताम पजीर हुआ है, कैसे देखते हैं उन तमाम मामलात को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत के तनाजुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जाहिर है कि मैं तो इस चीज़ का उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो किसी भी फाशिज्म के साथ नहीं खड़े हुए और उन्होंने पॉपुलर फैसले करने की बजाय उन्होंने कानून और आइन का रास्ता अपनाया। और जाहिर है कि वो बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके फैसलों के ऊपर इतराज़ात थे, लेकिन बेशतर वो लोग थे और बेशतर वो पार्टी थी जो कि किसी अपना शॉर्टकट लेने की वजह से कानून और आइन से हट के फायदा लेना चाहते थे। और जिन लोगों ने आइन को मलूदे खातिर ना रखा, कानून को मलूदे खातिर ना रखा और उस चीज़ का शिकार हुए कि कोई पॉपुलर फैसले दें जिसमें उनकी वाह हो, तो वो उस चक्कर में उन्हें कानून से हट के भी फैसले करने पड़े। काजी फायज ईसा साहब वो चीफ जस्टिस हैं जिनको के साबका अदवार में उनको और उनकी एहलिया को किस तरह से जो है वो उनके खिलाफ झूठे रेफरेंस बनाए गए, फिर किस तरह से उनको अदालतों में मतलब है कि उनको घसीटा गया, तो वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। इसके बरअक्स उन्होंने अपने फैसलों में उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने देखा कि छोटी छोटी बात पर लोग तौहीन अदालत जजेस लगा देते थे, लेकिन फायज ईसा साहब के ऊपर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच की जाती थी, जिस तरह से उनकी तज़हीक करने की कोशिश की जाती थी, इसके बरअक्स उन्होंने अपने काम को हमेशा अहमियत दी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो मुतनाज़े इशूज़ थे या अहम इशूज़ थे उसके ऊपर उन्होंने फुल कोर्ट भी बनाए। हालांकि साबका अदवार में तो 3-4 फिक्स जज होते थे मनपसंद के, और चीफ जस्टिस साहब बैठ के उनसे फैसले लेते थे और मुतनाज़े फैसले भी उन्हीं के जरिए करवाए जाते थे। जिस तरह आप देख ले कि बंदियाल साहब का टाइम था, साकिब निसार का टाइम था, खोसा साहब का टाइम था, किस तरह से कानून और आइन से बरअक्स फैसले दिए गए। 63A में किस तरह से आइन को दोबारा लिखा गया, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। हत्ता के जो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इसमें पॉपुलरिज्म के हामी मादरत के साथ जजेस ने जिस तरह से कि आइन से बरअक्स फैसला दिया, उन्हीं के वो मतलब है कि जो इख्तलाफी नोट आए उसी फैसले में बैठे हुए मोहतरम जजेस के, जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी थे और 2 और जज भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो फिर हमें आइन की दफात तो मुअत्तल करना पड़ेगी। तो जाहिर है कोई जज हो या कोई पार्लियामेंटेरियन हो या कोई और इदारा या कोई फर्द हो, वो पाकिस्तान के कानून और आइन से बालातर नहीं है। लेकिन मादरत के साथ इधर आइन का नाम लेकर लोग सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन फैसले जो हैं वो आइन से बरअक्स जाते हैं। ठीक। और मेरा ख्याल है कि इन मामलात में हाँ, अगर काजी फायज ईसा साहब भी इसी पॉपुलरिज्म और फाशिज्म की भीड़ चढ़ जाते तो आज उनकी भी बल्ले बल्ले हो रही होती कि वाह जी वाह। लेकिन मैं समझता हूं कि 3-4 चीफ जस्टिस साहबान के बाद ये वो पहले जज हैं कि जिन्होंने लहर के बरअक्स आइन और कानून के हक में फैसले दिए। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस पे उनको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक हो गया। यूसुफजई साहब, सर आप क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अभी नून लीग काजी फायज ईसा साहब को पसंद कर रही है, गौहर साहब कहते हैं पिछले 3-4 जजेस जो थे वो मज़ेदार नहीं थे, PTI कुछ जजेस की सपोर्ट करती है, कुछ की मुखालफत करती है, तो सर ये आइन कानून इसकी बालादस्ती कब होगी कि अगर हम पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये सोचें कि ये जज इसलिए कि इसने हम फलां केस में हमारे खिलाफ फैसला दिया था ये गलत हो गया, इसने फलां केस में हमारे हक में फैसला दिया था लिहाजा ये ठीक हो गया, तो यूसुफ साहब इंसाफ कानून किधर गया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ किया और मुतनाज़ साबित किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे तो आज तक ऐसा जज नहीं मिला जो एक तरफा फैसले होते रहे। और मैं समझता हूँ कि आज अदलिया की तारीख का जो स्याह दौर था ना, वो आज खत्म हुआ। जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली हुई, ये PMLA वाले तो इसलिए खुश होंगे कि नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में आए, और जब उनका आखिरी दिन था वो उसी दिन वापस चले गए। इनके लिए तो बहुत जबरदस्त था वो, और उनके फैसले बताता था ना कि वो कितने मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। तो आईन कानून की धज्जियां उड़ती रही, वो खामोश रहे। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ती रही, वो खामोश रहे। तो मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो PTI के खिलाफ फैसले करते थे, वो मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करते थे। अगर देखे ना, कोई एक फैसला तो PTI के हक में हो जाता, लेकिन चूंकि इन्होंने खुद कहा कि उनको अदालतों में घसीटा गया, तो फिर जाहिर है उन्होंने अपना बदला लेना था। तो जज तो अगर बदला लेना शुरू कर दे तो फिर वो जज तो नहीं रहता ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत लोगों ने रिलीफ फील किया सियासी वर्करों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां हुई उनके दौर में, वो मेरे ख्याल से वो भुलाने वाली नहीं है। और आज जब वो गए तो पूरी कौम ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। और आप देखें कि सिर्फ ये नहीं कि आवाम खुश है, आप देखें कि जो मेरिट पे काम करने वाले जजेस हैं, उन्होंने उनकी जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें शिरकत भी नहीं की, और बाकायदा उनको आईना भी दिखाया। और वो इसलिए किया उन्होंने कि आइंदा कोई ये जज ये ना तस्वर करे कि मैं जो करूं लेकिन मुझे बड़ा फुल प्रोटोकॉल मिलता है जब मैं जाता हूं। तो आज जिस तरह उनकी सुबकी हुई जाते जाते, तो जरूर उनको एहसास हुआ होगा। तो शाह साहब ने साकिब निसार साहब की भी की थी ना। देखिए, जो भी है, मैं तो किसी के वो नहीं हूँ। साकिब निसार हमारा कौन सा वो था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी जज अगर वो मेरिट के ऊपर फैसला नहीं कर सकता तो वो जज ना बने। क्योंकि ये देखें, वो हम ऑलरेडी 103 नंबर पे पूरी दुनिया के अंदर, और हम क्या मजीद जगहसाही का सामान बना रहे हैं अपने लिए। हमें जो भी करना है मेरिट के ऊपर करना है। अगर मेरिट के ऊपर हो जाते तो लोग खौफ फील न करते। क्या हो रहा था, शौकत साहब आपने बात की कि उठाया जा रहा है, घरों से लोगों को उठाया जा रहा है। ये जो कहते जी सोमोटो प्ला मोटो, ये क्या होता है? जब आप देख रहे हैं कि जी अगर बेटा मतलूब है तो बाप को क्यों उठाया जा रहा है? कोई सुनने वाला ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का कानून है इस मुल्क में, और आईन कानून ये तो कहीं नजर ही नहीं आया उसके दौर में। न उन्होंने इस पे कभी बात की। जब भी बात होती है उनके बड़ा गजबनाक किस्म का उनका वो था, बुग़्ज़ था उनके अंदर, और उस बुग़्ज़ ने पूरे निजाम को तलपट करके रख दिया। शौकत साहब, आपने कहा कि अदलिया 103 नंबर के ऊपर है। दो चीज़ें तो सर ज़रा अगर आप इसके ऊपर कुछ वजाहत कर दें। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि 9 मई के तमाम केसेस जो है उसके अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान किसी न किसी तरीके से बरी हो गए या उनको सज़ा नहीं मिली, जिसके ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की भी की बात भी बार बार होती रही। फिर आपने कहा कि 103 नंबर पे है हमारी अदलिया। सर, यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जब अदलिया में इस्लाहात की कोशिश होती है तो उसमें फिर आप लोग हिस्सा नहीं बनते। देखिए, इस्लाहात और चीज है, और बदनीयती के बिना के ऊपर जो तरामीम लाई गई वो अलग चीज है। अब आप देखिए कि एक चीफ जस्टिस जो है वो किसके रहमो करम पे होगा? वो वजीर आजम के रहमो करम पे होगा। वो वजीर आजम जिसने मुल्क को भी लूटा हो, सब कुछ किया हो। आज शहबाज शरीफ है, कोई और भी आ सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो वो चीफ जस्टिस का फैसला करेंगे। तो ये आप देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें बेहतरी तो ये होती है कि हम इंडिपेंडेंट, अगर इजाजत हो तो मैं एक लुकमा दे दूं सर यहाँ पे आपको सवाल के अंदर ही। सर, अर्ज ये है कि सर अगर आप कहते हैं कि रहमो करम पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हो, तो इसका मतलब तो ये है कि हम उन तमाम लोगों की तौहीन कर रहे हैं कि जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुंतखब किया। हम शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहे, हम तो जमहूर की वसी पैमाने पे बात करेंगे, जो कल इमरान खान साहब भी हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और भी कोई शख्स हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हो। तो सर, अगर उसके हाथ में इख्तियार जाता है, आप उसके भी खिलाफ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आवाम मुंतखब करे ना तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तो सबको पता है कि फॉर्म 47 के लोग बैठे हैं ना। अगर आज भी इनको खौफ क्या था? सारा खौफ तो यही था ना कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गया और वो अगर ऑडिट कराना शुरू कर दे तो हुकूमत चली जाएगी। क्या आपने ख्वाजा आसिफ की बात नहीं सुनी है? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि ये तो हुकूमत ही चली जाएगी। ये क्यों इतना खौफ था इनके अंदर?
और इतनी जल्दी क्या थी? शौकत साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा आते हैं तो सर कुछ आगे की तरफ भी चलते हैं और मामलात को देखते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद अली गौर बलोच साहब, सर आप फरमाइएगा जिस तरीके से शौकत यूसुफजई साहब कह रहे थे, सर सवालात उठ रहे हैं काजी फायद ईसा साहब के हवाले से, जिस तरह से शौकत साहब ने भी कहा, और फिर आईनी तरमीम के हवाले से वो कहते हैं कि आप लोगों का हक ही नहीं था, आप आईनी तरमीम कर रहे हैं, आपकी तो हुकूमत थी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान बनता है, पार्लियामेंट के ऊपर भी सवालिया निशान बनता है। नहीं, बिल्कुल शौकत साहब ने ठीक कहा है, क्योंकि पार्लियामान के पास तो आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं है। तरमीम का इख्तियार तो अदलिया के पास है सिर्फ, कि वो अपने फैसलों के जरिए आइन को दोबारा लिखा करे और आइन की धज्जियां उड़ाया करे और उस फाशिज्म का साथ दिया करे जो कि मुल्क के ऊपर बार बार हमला आवर होता है, जो 9 मई के वाकयात करता है, जो इस्लामाबाद के ऊपर KPK के जरिए हमला आवर होता है। उन लोगों को तरमीम का हक हासिल है। पार्लियामान कोई इदारा है कि जहां पर कानून साजी की जाती है? पार्लियामान तो वो इदारा नहीं है। मतलब यहां से इनके फाशिज्म का अंदाजा करें इस पार्टी के ये जो इनके साथ लोग मिले हुए हैं वो ये फैसले करते हैं कि भाई जो मखसूस निशिस्तों में जिस तरह से कि उनकी नीति सामने आई, असल बदनीति तो वो थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि आज के दिन से हम आपको दोबारा टाइम देते हैं कि भाई आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और आइन ये कहता है कि जब आदमी कोई इलेक्ट हो जाता है आजाद, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना है। और फिर कहते हैं कि जनाब 15 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा से ये फैसला कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये कोई जो आइन है पाकिस्तान का, ये किसी के घर की लौंडी तो नहीं है, ये तो 1973 का आइन है। लेकिन अली गौर साहब, सर कोर्ट्स में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, सर कोर्ट्स में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां कोर्ट ने इस बात को का रिलीफ लोगों को दिया कि अगर उन्होंने अपील का हक किसी वजह से टेक्निकल बुनियाद पे खो दिया था तो अदालतों ने उस अपील के हक को बहाल किया। ये माजी में बहुत से मुकदमात में ऐसी मिसालें मौजूद है। सर नहीं, ये यहाँ पर अपील नहीं है, ये आइन और कानून है। यहाँ पर वो होना है जो आइन और कानून कहता है, यहाँ पर कोई अपील नहीं है। और अपील करने वाली तो वो एक और पॉलिटिकल पार्टी थी जिनका वो इंतखाबी निशान घोड़ा था, और वो नशिस्तें तो इनको उस हिसाब से जा भी नहीं सकती थी। ये तो वो फाशिज्म की मोहब्बत थी जिस मोहब्बत में कानून आइन सब कुछ तोड़ दिया। और यही वजह है कि कादी फायद ईसा साहब ने और उन मोहतरम 2 जजेस ने इनके फाशिज्म का जो है वो एक्सपोज किया और इनको एक एक चीज बनाई। चंद मखसूस काबिल एहतराम जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट बनाने की गैर आईनी तौर पर कोशिश की और अपने फैसले जो है उनको मुअख्खर करके हर रोज एक वजाहती फैसला जो कि खिलाफ कानून और खिलाफ आइन होता था, जिसका कि कादी फायद ईसा साहब ने कानून और आइन के मुताबिक बताया कि ये चीजें आप जो है वो कानून और आइन से हट के कर रहे हैं। और इसी तरह ये तो चूंकि आदि लोग हैं ना, गुड टू सी यू कहने वाले जजेस को पसंद करते हैं, जो इनको रिमांड के अंदर भी रिहा करवा दें, इनकी रेस्ट हाउसेज में मुलाकातें करवा दें, जो इनको 8-8 मिनट में 8-8 केसेस में जमानतें दे दें, जिन केसेस के अंदर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं वहां पर इनकी हेयरिंग्स के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दें। ये तो उन जजेस से खुश होते हैं। अली गौर साहब, आखिरी 2-3 मिनट रह गए। शौकत साहब, क्या बुशरा बीबी अब क़यादत करेंगी? KPK के अंदर सुना मीटिंग एक बुलाई है, बैरिस्टर सैफ तो कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन इत्तलात यही आ रही है कोई ना कोई मीटिंग हो रही है जिसको चेयर बुशरा बीबी करेंगी। तो क्या उनकी क़यादत में आप लोग ओपनिंग करेंगे? बुशरा बीबी एक बहादुर खातून है, उन्होंने जहाँ उनको 9 दिन ने गुजारने थे वहाँ 9 महीने गुजार दिए। अब वो आइए हमारे मेहमान है, बाद में फैसला होगा कि क्या करना है। इनके ये जो तरक्की की बात करते हैं, मजमूई तौर पे इस वक्त $258 अरब कर्जा हो गया है, जो तारीख का सबसे बड़ा कर्जा है, और ये इन नालायकों की वजह से हुआ है। और ये समझते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो हम भूल जाएंगे। आपकी भी चीखें निकले कि सबर करो, वक्त तो आने देना। ये आप ये ना भूलें कि आपने जो ज्यादतियां की हैं, जो फासिज्म किया है, जो हमारे वर्करों के साथ किया है, जुल्म किया है, क्या ये भुला सकते हैं हम? हम आएंगे तो सबसे पहले तो ये आईनी तरमीम वापस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अली गौर साहब, आखिरी साथ जाते हुए है, कौम के साथ जाते हुए है, जो पैसा खाया गया, इन सब का हिसाब किताब होगा। सर एक आखिरी मिनट है, बुशरा बीबी क़यादत करेंगी, आप लोग खतरा महसूस कर रहे हैं सर?
देखिए मैं बड़े हैरत की बात है, आप बुशरा बीबी जो है ना वो हमारी मेहमान है, वो आई है और उनका वो अपना चेकअप करा रही है और इंशाअल्लाह शौकत साहब जरा अली गौर साहब से मैं आखिरी मिनट जवाब ले लूं। अली गौर साहब जरा क्विकली फरमाइएगा सर, एक खतरा महसूस कर रहे हैं, कोई नई तहरीक देख रहे हैं सर? नहीं, कोई जाहिर है पाकिस्तान के लिए जो भी पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखेगा, जो भी पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात करने की कोशिश करेगा, उसको कानून और आइन के आनी हाथों के साथ उनके साथ निपटा जाएगा और पाकिस्तान में अनारकी और इंतशार फैलाने वालों के साथ शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। ठीक है सर शौकत साहब, इंशाल्लाह इनको अवामी गजब का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा जिस छतरी के नीचे बैठ के साजिशें करते थे ये आरटीएस सिस्टम के जरिए सिस्टम की पैदावार, आपका पता चल जाएगा, चोरी करके आने वाले पाकिस्तान में क्या बेहतरीन। शौकत साहब थैंक यू वेरी मच, अली गौर साहब सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशतर औसाफ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल है, सीनियर कानूनदार है, माहिर कानून है, मेरे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब सर, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का दौर सर जाहिर है कि आज इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है। बहुत सारे लोगों की तनकीद भी है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त भी हमने देखा, गो के उन्होंने उसके अंदर कहा कि मैंने साकिब निसार साहब को भी ख़त लिखा था, 2019 की तारीख भी उन्होंने बताई है, फिर आज वो रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुए। बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स उनके जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में थे। सर एक आध 2-3 फैसलों की बुनियाद पर उनके पूरे दौर के ऊपर सवालिया निशान उठाना, हालांकि जिस एस्टेब्लिशमेंट का कहा जा रहा है कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका, उसी के खिलाफ बहुत से उन्होंने फैसले दिए थे। सर आप जाहिर है कि उनकी अदालत में पेश भी हुए होंगे, उनसे वाकफियत भी होगी, तमाम मामला आपने देखे भी हैं, 13-14 माह का दौर भी आपके सामने है। सर क्या तासुर आपका उभरता है, क्या गुफ्तगू इस मौके पर बनती है इस हवाले से? मेरे सामने तो उनका वो दौर भी है जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्डक्ट किया और जिस तरीके से उनकी जजमेंट्स, वो मैं बलूचिस्तान में उनके सामने कोई पेश नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको सिंध हाई कोर्ट में केसेस को प्लीड करते देखा और उनकी जजमेंट्स को मैंने देखा जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उन्होंने दी, और वो सब काबिल जिक्र जजमेंट्स हैं, क्योंकि उनका जो ट्रेंड रहा है वो है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के फैसले करने का। और जो चीज मुझे उनके नजर आई, उनके दिल के करीब, उनकी सोच के करीब, और उनकी जो जुडिशल इनक्लिंग है और जो उनका सारा सिलसिला, वो 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक है जो खवातीन की इनहेरिटेंस के मामलात, खवातीन के जो समाजी इश्यूज हैं और ये सारे सिलसिले, उसमें उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली, बहुत ही सराहत के साथ अपने फैसले किए। दूसरा एनवायरनमेंट का इशू, जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट्स दी। देखिए जज जो है वो उसकी जजमेंट से, जज से जो उन्होंने अपनी कलम बंद की है, देखिए तकरीबन ये सब बातें जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं सच, और वो जुडिशल जो सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं बनते। इसी तरह ये चिट्ठियां जो हैं ये भी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती। अगर आपने कोई चीज वाजे करनी है तो बजाय इसके कि आप तकरीर करके करें, आप चिट्ठी लिख के करें, आप अपनी जजमेंट के जरिए करें। और इन्होंने हर जगह पे अपनी जजमेंट ही के जरिए अपनी जो है महारत, उसका इजहार किया। बहुत सारे लोगों को उनके कंडक्ट के ऊपर एतराज हो सकता है, बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से वो अपने साथियों के साथ कोर्ट रूम में भी हो रहा था उस पर एतराज हो सकता है, लेकिन इन दी अल्टीमेट एनालिसिस अगर आपका फैसला कानून और आइन के दायरे में है तो मैं समझता हूं ये किसी भी जज का, किसी भी जूरिस्ट के लिए जो है वो तुरा इम्तियाज होता है। सर 2 चीज़ों के ऊपर बड़ा सख्त जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एतराज़ है, या उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया है। एक उन्होंने कहा है कि आपने माहौल को ख़राब किया, तकसीम को बढ़ाया जजेस के दरमियान, और दूसरा इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपने एक मौका पर ऐसा भी किया कि आपने अपने फैसले में ये लिखा कि जो अक्सरियती जजेस का फैसला है या इख्तलाफ करने वाले जजेस का फैसला है उस पर अमल ना किया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेवकूफ़ करने की आपने कोशिश की। देखिए इसमें भी आप 2 पहलू देख लीजिए। पहला पहलू तो ये है कि वो फरमा रहे हैं अपने इस लेटर में जो ये जाती चीजें हैं,
क्या उनकी जुडिशियल एक्यूमेंट के ऊपर कोई इस तरह की बात है? क्या उनकी जो शफाफियत है उसके ऊपर कोई एतराज है? क्या ये कहा गया कि जी ये जो है ये इनका किरदार ठीक नहीं है, या वो किसी के लिए फेवर कर रहे थे? जो मैंने देखा है और जो जाहिर है जिसके खिलाफ फैसला होगा या जिसके मिजाज के खिलाफ होगा वो तो बुरा भला ही कहेगा ना, लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में क्या हुआ वो हिस्ट्री विटनेस है और रिकॉर्ड की बात है। जहां तक इंतशार की बात है, डिवाइड की बात है, तो ये डिवाइड तो हमने काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले देखी थी। क्या ये उससे पहले के बात नहीं है? क्या ये हर कोई ये नहीं कहता था कि जी जब बेंच बनता है तुम्हें पता चल जाता है कि क्या फैसला होगा? कितनी दफा फुल कोर्ट मीटिंग हुई उनसे पहले और कितनी दफा उनके होते हुए हुई? इसी से आपको पता चल जाएगा ना कि क्या वो इस चीज में बिलीव करते थे, या सिर्फ बिलीव करने की बात नहीं, उनका अमल क्या था। ये मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ही वाज एब्रेसिव एट टाइम्स। वो अपनी उनकी शख्सियत की बात है, लेकिन अगर कोई उनकी फाइडेलिटी के ऊपर कोई बात करे या उनकी दयानत के ऊपर कोई बात करे वो और बात है। मेरा नहीं ख्याल कि वो दयानत दारी के जो कसौटी है उससे वो पूरा नहीं उतरे, बिल्कुल पूरा उतरे। उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। देखिए, क्या उन्होंने कोई प्लॉट्स लिए? नहीं। क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है ज़ियारत में, क्या उसको स्टेट को नहीं दे दिया? वो चाहे उसकी कोई कीमत हो ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने दे दी। और इनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो मुझे यही नजर आता है कि इन्होंने पामर्दी से जोर से अपने आप को भी डिफेंड किया, अपनी फैमिली को डिफेंड किया, और जो इल्जामात इनके ऊपर आए थे उनसे वो बरी ज़िम्मा हुए। तो जो ज़ाती इख्तलाफात हैं वो मेरे ख्याल है जुडिशल इख्तलाफात में नहीं आने चाहिए। देखिए, जब कोई फैसले के अंदर आप खुद फैसला देने के बाद कोई किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन देना शुरू करेंगे ना, तो फिर वो बॉक्स खुलेगा, फिर वो एक ला इम्तिनानी। अच्छा सर जी सर, एक तासुर ये उभर रहा है कि जिस तरह से जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, साकिब निसार साहब थे, और जो उनके हमनवा और उस जमाने के उस वक्त के जजेस थे, उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक बिसात बचाई थी कि हमारे बाद ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। उस बिसात को जो है वो पॉलिटिशियंस ने पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए जो है वो बिगाड़ा है, या उसका जो है वो तरीक़ेकार को तब्दील किया है। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में माजी में ये होता रहा है कि एक जज ने या सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया हो कि मेरे बाद इसको आना चाहिए, मैं इसको इस तरीके से जो है वो इंडक्ट करूंगा, तो और 3 महीने का मैं गैप दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा? सर, इन सारी चीज़ों को तो आप करीब से देख चुके हैं, तो क्या आपको किसी मौके पर ऐसा फील हुआ कि कोई लॉबिंग के जरिए या किसी मखसूस चैम्बर्स के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हल्ला बोला जाता रहा कि हम अपने जजेस लगवाएंगे? जी बिल्कुल ऐसी बात मुझे नजर आई, लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब की इंडक्शंस में नहीं थी ये जरूर मुझे नजर आई कि किस तरीके से डेट ऑफ इंडक्शन की बात और कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कैसे बनेगा, किसको पहले हम लेके आना है। मसलन जो अब याहिया आफरीदी साहब हैं, ये सीनियर मोस्ट है, और मैंने उस वक्त भी कहा कि सीनियर मोस्ट हैं, और अगर आपने सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगाना है तो आप इनको लेके आइए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। उस वक्त उनको नहीं लाया गया और एक और जज साहब को लेके आए गए ताकि वो जो है वो उनसे सीनियर हो जाए। तो ये सब चीजें हो रही। देखिए, यही जब चीजें जब हो रही हो ना, तो फिर आप मौका दे देते हैं या आप एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं किसी और को उस मामले में। मसलन 1980 के जो रूल्स थे उनके अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उसमें क्या किया गया, आपने मुतअक्किद अनान बना दिया जो है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को। उसमें चेंजेस अगर वो ले आते वक्त के तकाजों के मुताबिक तो ये कानून साजी ना करनी पड़ती। इसी तरह 19th अमेंडमेंट ने
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इवन हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक बहुत कलीदी किरदार दे दिया, और उसकी वजह से आपने इंडक्शंस देखी। आप देखेंगे कि जब ये कलीदी किरदार जो था वो चीफ जस्टिस के पास नहीं था बल्कि कंसल्टेशन था, तो जो जजेस उस वक्त इंडक्ट हुए उनके भी नाम आपके सामने ही है। मसलन आप मुझे बताइए, क्या जस्टिस हबूब रहमान को किसी पार्लियामेंट ने लगाया था या एग्जीक्यूटिव ने लगाया था या किसी और चीफ जस्टिस ने लगाया था? इसी तरह जस्टिस रहमान, जस्टिस कॉर्नेलियस, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, जस्टिस करम चौहान, ये सब के सब एग्जीक्यूटिव के लगाए हुए जजेस थे। और जब आप देखते हैं कि जब एक पूल बना दिया जाए और उस पूल के अंदर सिर्फ मंजूर नजर लोगों को प्रमोट किया जाए जो आपके जूनियर्स के तौर पे काम करते रहे हैं या आपके चेंबर से मुंसलिक हैं या आपके समझाने में हैं या इस तरीके से बातें हैं, तो उससे खराबियां ही हुई हैं, उससे कभी अच्छी बात नहीं है। मुझे इस बात का उस वक्त भी मैं कहता था और अभी भी मैं ये कहूंगा कि देखिए, मशावरत जो है उससे कभी नुकसान नहीं हुआ, और जब फैसले करने हो तो वो फैसले होने चाहिए इन्फॉर्म्ड फैसले, यानी जिसके अंदर जितने लोग हैं उनकी इनपुट आ सके। नुकसान कभी नहीं हुआ। हाँ, मुतलक अनानी का हमेशा नुकसान हुआ है और हमने सफर किया। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में हमने 2-3 रोज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें मुख्तलिफ जजेस साहिबान की तरफ से ये कमेंट आता रहा कि ये तो जो आप पटिशन लेकर आए हैं या ये जो भी चीज़ सामने जो भी चीज़ वो सुन रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ उठाया कि लगता ही है कि ये जो है आईनी बेंच को जाएगा, हमारा तो कोई किरदार नहीं है। मैं 2-3 कोटेशन ज़ाहिर है कि आपके सामने भी आई होंगी सर, तो ये तनाज़ा सर आने वाले वक्तों में बढ़ सकता है कि जजेस जो है वो इस बात के ऊपर मुसर होकर इसको आईनी अदालत में ले जाएं, आईनी बेंच की तरफ ले जाएं, क्योंकि महसूस ही हो रहा है कि कुछ नाराजगी का उनसर भी इसके अंदर दिखाई देता है इस तरह के कमेंट्स में। देखिए, यही मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि नाराजगी जो हो आपकी अपनी जाती, वो परमिएट नहीं करनी चाहिए, वो उसको टेंट नहीं करना चाहिए आपके फैसलों को, उसको आपके फैसलों पे हावी नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिपेंडेंस जो है वो बाहर की फोर्सेस के अलावा आपकी अपने जाती पसंद नापसंद से दूर हटके बाहर निकल के, इसको इंडिपेंडेंस कहते हैं कि जब आपकी जाती पसंद नापसंद है उसको आप मलूज़े खातिर ना रखें, उसको बालाए ताब करके और जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें। हाँ, आपका सवाल कि क्या इससे कंफ्यूजन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी तो टीदिंग होनी है, अभी तो ये तय होना है कि क्या डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की, क्या डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की, क्या डेफिनेशन है ये सारे। मेरी दानिस्त में, और जो मैंने सजेस्ट भी किया था, कि आप इसके अंदर डिविजन इस तरह क्रिएट करें कि जो फेडरल मामलात हैं उसके लिए आप फेडरल कोर्ट प्रोविंसेस में भी बनाएं, और जो प्रोविंशियल मामलात के लिए हैं वो तो हाई कोर्ट मौजूद ही हैं। और इसी तरह जो मामलात आगे चलेंगे, जिस तरह कस्टम्स के हैं, इनकम टैक्स के हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, इलेक्शन से मुतल्लिका मामलात हैं, आपके मर्केंटाइल मामलात हैं जिसके अंदर आपकी शिपिंग का मामला है, और ये सब चीजें, और इस तरह की जो फेडरल कवानीन है उसके मुतालिक फेडरल कोर्ट्स प्रोविंसेस में भी बन जाएं, और प्रोविंशियल मैटर्स के लिए तो हाई कोर्ट्स हैं, जिस तरह मैं कह चुका हूँ पहले भी। तो इसी तरह फिर वो मामला जो है वहां से लिफ्ट होकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएं, उससे मामलात सहल भी हो जाएंगे, उससे आपके पास स्पेशलिस्ट बेंचेस भी होंगे, स्पेशलिस्ट जजेस होंगे, स्पेशलिस्ट लॉयर्स होंगे, और वो मामलात जो हैं वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। ये मेरी सोच थी, और इसीलिए मैं कमोबेश 15 बरस से ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक फेडरल कोर्ट का सिस्टम होना चाहिए। मैं इसके साथ ही मैंने एक और तजवीज दी हुई थी, और वो तजवीज ये है कि आपके पास एक ऑल पाकिस्तान जुडिशल सर्विस भी होनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपके जो इंडक्शन है ऑफ जजेस वो पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर इस तरीके से हो जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग का सारे सिलसिले होते रहेंगे,
और एक कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन का इनेकाद हो, क्योंकि जज करना और वकालत करना ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। और इसके अंदर आप स्पेशलिस्ट पैदा करें जो कि फेडरल कवानीन के, प्रोविंशियल कवानीन के, रेवेन्यू कवानीन के, वो फैमिली मैटर्स के। और इसको अब देखिए वक्त के तकाजे बदल गए हुए हैं। हम दकियानूसी दौर से निकलें, दकियानूसी सोच से निकलें और मुल्क और कौम के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाकर नहीं कुछ बनेगा, ये आपको नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। बिल्कुल ठीक कि वो एक बीकन बन जाता है, वो एक ऐसा बनेगा जिस तरह जहां से आप रहनुमाई हासिल करते हैं, लेकिन जिसने रहनुमाई हासिल करनी है उसको भी एम्पावर करें ना। अच्छा सर, एक आखिरी चीज और सर फरमा दीजिएगा कि दो राय आ रही हैं। एक ये कि 26वीं तरमीम के कुछ एग्जीक्यूशन में ऐसे लकूने हैं, कानूनी तौर पर ऐसी कुछ कमजोरियां हैं कि जिसके बुनियाद पर शायद 27वीं तरमीम की जरूरत पड़े। एक तो ये राय आ रही है, मुख्तलिफ उसके हवाले से जो है वो तजावीज़ भी आ रही हैं, मुख्तलिफ दावे भी आ रहे हैं। ज़ाहिर है कानून को और किसी ने अपनी नज़र से देखना है सर। एक तो उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। फिर दूसरा ये भी मामला आ रहे हैं कि जो मामला रह गए हैं उसके हवाले से जो है वो हुकूमत कोई 27वीं तरमीम लाने का सोच सकती है और फिर वो किसी और तरीके से लेकर आए। तो सर ये दोनों चीज़ें आपको पॉसिबल लग रही हैं कि इतनी तेज़ी से तरमीम आएंगी? 18 और 19 को तो हम आज तक रोते हैं कि ज़बरदस्ती करवाई गई, तो 26 के बाद 27 आती हुई दिख रही है सर आपको कानूनी कमजोरियों को पूरा करने के लिए? देखिए, कानूनी कमजोरियां जो हैं उनको पूरा करने के लिए आपको आईन में तरमीम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कानून को तरमीम करना है। सबसे पहले मेरे नजदीक जो काम करने वाला है वो है आप CRPC, CPC इन को जो है रिविजिट करें। इनके अंदर बहुत सारा काम किया हुआ है। जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें बहुत सारा काम किया जब वो उनको इनवाइट किया गया, और मैं उस कमेटी को चेयर करता रहा हूँ। फारूक नाइक साहब भी उसमें आए, कामरान मुर्तजा साहब ने अपनी उसमें थी भी, बहुत सारे जयद लॉयर्स को हमने इनवाइट किया। और देखिए कि वो खुद अपने खर्चे पे आते थे। ये देखिए इनकी सीरियसनेस वगैरह का सारा हाल, ये वो वॉलंटियर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनसा फायदा ये काम कर दिखाए। आइन में जो तरामीम चाहिए उनमें मेरे ख्याल में कुछ ऐसी तरामीम भी चाहिए आपको जिसमें आप मसलन लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनको एम्पावर करने की बात, उनकी टेन्योर की बात, और बजाय सर ये तो एमक्यूएम की तरफ से तजवीज आई भी थी, हुकूमत इसको कैरी नहीं किया सुना है जी। ये तजवीज मैंने उनको भेजी थी आज से कई बरस पहले, और अभी भी मैंने ये तजवीज जो है वो शेयर की हुई है तमाम के साथ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जी मेरे सोच है, नहीं, मेरा ख्याल है इज्तिमाई सोच है, और इज्तिमाई सोच जो है अगर उसका मरकज एक ही हो तो उसमें फायदा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अशतर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।